स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ के तहत टेस्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जो कि मिशन 50 आईएएस का है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे ये जो है कंप्लीट मैं पूरा सेशन करवाऊँगा टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में आइए। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ले फार्मिंग की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह खाद्यान्न के साथ चक्रीय रूप से घास या फलियों को उगाने की पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। बोल रहा है बजट के पूंजी खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देख ले, दो कथन दिया गया है। पूंजी प्राप्ति में सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, गलत है, इसमें कमी होती है। पूंजीगत व्यय से सरकार की देयता में वृद्धि होती है, ये भी गलत है, इसमें देयता में कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो का बोल रहा है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो दूसरा का डी हो जाएगा, न तो एक सही है न ही दो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। बुरा प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 प्रतिज्ञाओं से। कौन कौन था, तो जिसमें था अहिंसा, दूसरा था अमृषा यानी कि झूठ नहीं बोलना, दूसरा था अस्तेय चोरी नहीं करना, तीसरा था अपरिग्रह यानी धन का संचय न करना, तथा पांचवा था ब्रह्मचर्य। और बाकी प्रथम जो 4 थे वो पार्श्वनाथ के समय था, जबकि ब्रह्मचर्य जो था वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है। तो चौथा का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जान ही गए होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा मिर्च कटिकम। ठीक है, और मिर्च कटिकम के जो लेखक हैं वो शूद्रक हैं। पांचवा में आइए। पांचवा में बोल रहा है कि संगमकालीन साहित्य शिल्पाधिकारम महाकाव्य का लेखक इलंगो आदिगल किस शासक का संबंधी है। तो इसके जो लेखक पूछ सकता है एक क्वेश्चन कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, तो इलंगो आदिगल, और ये किस शासक का संबंधी है। तो पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सेन गुटवन का। ठीक है, नेक्स्ट आइए। और ये संगमकालीन शासक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। जिम्मी से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य द्वारा। यहाँ पे देखिए जिम्मी शब्द जो है वो मध्यकाल में राज्य द्वारा संरक्षित गैर मुसलमान नागरिकों को कहा जाता था। तो जिम्मी क्या है, तो राज्य द्वारा सुरक्षित यानी कि संरक्षित गैर मुसलमान नागरिक। ठीक है, 6ठा नंबर का। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां नंबर बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी का भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है। तो 7वां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तबाकत नासिरी से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्नलिखित युग्मों में सल्तनतकालीन विभाग और उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा सही रूप से सुमलित है। तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन ए, सही रूप से सुमलित है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर ले कि दीवान बंदगान जो है वो फिरोज शाह तुगलक इसके संस्थापक है, सही है। दीवान मुस्तखराज का बलवन नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी है। और दीवान को ही मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, और दीवान अर्ज जो है वो बलवन है। तो यानी कि केवल ए जो है वो सही है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में बोला मध्यकाल में दक्कन के शासकों द्वारा इस्तवा उपाय अपनाए गए, इसका क्या अर्थ है। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व का रियायती मूल्यांकन इसका जो है अर्थ होता है। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। बोरा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बोरा उपयुक्त में से कौन सी परिघटना प्रकाश की तरंग प्रकृति का साक्ष्य प्रदान करती है। यहाँ पे तरंग प्रकृति का पूछ रहा है, तो 10वां का हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2 और 4 ये जो है ये प्रकाश के यानी कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन जो है ये प्रकाश के तरंग प्रकृति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव ये जो है ये प्रकाश के कण की प्रकृति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।
नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है तो वह कौन है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्बुल फजल। 12 नंबर में आइए, मध्यकालीन आर्थिक परिस्थितियों में शेरशाह के भूमि प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ बंदोबस्त किया गया था, ये गलत है। जबकि यहाँ किसानों से अनुबंध किया गया था, यानी कि यहाँ पे मूल रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, यानी रैयतों से डायरेक्ट यहाँ पे संबंध स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में बोल रहा है कि मुगलों के विरुद्ध पंजाब में बंदा बहादुर के विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिखों का धार्मिक उत्पीड़न। 14 नंबर में आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय संसदीय मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल से भी भिन्न करता है? तो 14 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3, 1 2 यानी तीनों सही उत्तर है। यहाँ पे तीनों, यानी प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन से हो सकता है। ठीक है, संसद की गैर सर्वोच्चता, मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। तो ये सब चीज़ जो है ये भारतीय संसदीय मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल से अलग करता है। वेस्टमिंस्टर यानी कि ब्रिटेन के संसदीय मॉडल से। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, मोडी लिपि का प्रयोग किसके प्रपत्रों में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी मराठा, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, मराठा प्रपत्रों में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के द्वैध शासन की कार्यप्रणाली का परीक्षण करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो 16 में यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुड्डीमैन आयोग। ठीक है, यानी कि देखिए 1919 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए स्वराज पार्टी के प्रयासों से मुड्डीमैन कमेटी का गठन किया गया, जिसमें भारत के द्वैध शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु 4 भारतीय सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने पराजित किया था? तो सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि ये हुआ कब था। तो ये हुआ था 1781 ईस्वी में। ठीक है, पोर्टोनोवा का युद्ध। और इसमें जो पराजित किए थे ऑप्शन बी हो जाएगा, सर आयरकुट ने हैदर अली को पराजित किया था। 18 नंबर में आइए, बोरा निम्नलिखित में से 1856 की समरी सेटलमेंट से संबंधित है। तो 1856 का समरी सेटलमेंट किससे संबंधित है? तो 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध में प्रथम ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, बोरा 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम उल्लेख कीजिए। ये जो नील विद्रोह है आपका अभी हाल ही में 68 बीपीएससी में GS1 पेपर में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। 20 में बोला कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठक्कर बाप्पा ने। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में। 21 बोरा निम्नलिखित में से किसके विकास पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा। यहाँ पे नोट कर ले कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग को नियुक्त किया था और आयोग ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की थी। ठीक है, तो ये हुआ था 1882 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में। 22 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था? तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लीडर। ठीक है, और इनके द्वारा एक हिंदुस्तान नामक पत्र भी निकाला गया था। 23 नंबर में आइए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, यानी कि 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया था। 24 नंबर में आइए, बोरा निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 25 नंबर में। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से रियासतों के प्रति हस्तक्षेप न करने की नीति को बदलकर
रियासतों में कांग्रेस की भागीदारी पर स्वरूपित किसी भी प्रतिबंध को समाप्त करने की दिशा में अपनी परिवर्तित नीति की घोषणा कब की? तो 25 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरी सत्र 1939 में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, बुरा निम्न में से किसके मध्य डोकलाम पठार त्रिकोणीय जंक्शन है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन, भूटान और भारत। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाज से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं, तो इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुमडी। ठीक है, फुमडी। और याद रखें कि मणिपुर में लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप को ही फुमडी कहते हैं, और लोकटक झील में ही केबुलमजाओ तैरता हुआ पार्क है, केबुलमजाओ। नेक्स्ट है 28 नंबर में, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे नोट कर ले, यहाँ पे सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरे नंबर में गोंड है। नेक्स्ट है 29 नंबर में, बोल रहा है कि अफ्रीका के उच्च भूमि क्षेत्र में बहुसंख्यक बड़ी झील होने का व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो 29 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्ट घाटी की उपस्थिति के द्वारा। 30 नंबर में, ये निम्नलिखित में से पहाड़ों में से किस में पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम स्थित है? हालांकि यहाँ पे अब चेंज हो गया है, ठीक है, तो फिर भी अगर मानसीराम का पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी। ठीक है, और ये जो है ये शिलोंग से 65 किलोमीटर दूर है मानसीराम, जो कि मेघालय राज्य में पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित एक गांव है। नेक्स्ट है 31 नंबर में, निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, 31 का, तो 31 के यहाँ पर नोट कर ले कि पूछ रहा है उपरोक्त में से क्या वन की आग उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? तो वन की आग उत्पन्न होने का दो कारण होता है मुख्यतः, एक है प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित। तो यहाँ पे देखिए, झूम निर्मित ज्वालामुखी प्राकृतिक कारण है, झूम खेती जो है वो मानवकृत प्रकृति है, और लुढ़कते हुए पत्थर इसके कारण भी आग लगता है, और लहराते बांसों का घर्षण इसके कारण भी आग लगता है। तो यहाँ पे से ये याद कर ले, झूम खेती जो है वो मानवकृत जो है वो घटना होती है। ठीक है, मानव जनित घटना है। बाकी जो है 1, 3 और 4 जो है वो प्राकृतिक घटना है। तो यानी कि यहाँ पे जो है सभी कारण जो है जिसके कारण वन में आग लग सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा, 31 का डी। 32 नंबर में आइए, बोरा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो 32 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, विश्व भर में कृषि पद्धतियों के संदर्भ में 5 o'clock फार्मर्स किससे संबंधित है? तो 33 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीयक व्यवसायों में कार्यरत किसान, उसको 5 o'clock फार्मर्स कहा जाता है। एक्चुअली में देखिए क्या हुआ है कि विश्व के कई भागों में छोटे खेत इकाइयों से मिलने वाले सीमित लाभ के कारण किसान प्रायः खेती से होने वाली आय के परिपूरक के लिए द्वितीयक व्यवसायों में कार्यरत होते हैं, और यूरोप के कई भागों में इन्हें 5 o'clock फार्मर्स कहा जाता है। यानी कृषि के साथ साथ कुछ अन्य भी व्यवसाय करते हैं ऐसे किसान। 34 में, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो 34 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है उल्व या एमियन। नेक्स्ट है 35 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति कोल खोज के मॉडल पर आधारित है? कोल खोज के मॉडल पर कौन से आधारित है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सामूहिक कृषि, जो कि रसिया में ज़्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खनिज अयस्क एवं उत्पादक राज्य के संदर्भ में सुमलित नहीं है? ठीक है, खनिज अयस्क और उसके उत्पादक राज्य के संबंध में सुमलित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा। ठीक है, तांबा जो है यहाँ पे सही सुमलित नहीं है। देखिए, उड़ीसा बॉक्साइट उड़ीसा सही है, अभ्रक बिहार सही है, यूरेनियम मेघालय सही है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले कि तांबा जो है वो त्रिपुरा में नहीं पाया जाता है। 37 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रस्ट मेंटल और कोर के गठन से संबंधित है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, डिगैसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइए 38 नंबर में,
बोला वर्तमान में निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो 38 का सही हो जाएगा ऑप्शन है अफ्रीका में। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? यहाँ पे सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला पूछ रहा है तो यहाँ पे अंटार्कटिका हो जाएगा, और सर्वाधिक ऊंचाई वाला अगर केवल महाद्वीप पूछेगा तो एशिया हो जाएगा। ठीक है, माध्य ऊंचाई में अंटार्कटिका और सर्वाधिक ऊंचाई में एशिया। तो 39 का ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 40 में आइए, बोरा निम्नलिखित में से किस जलधारा के साथ एल-नीनो इफेक्ट घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो 40 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विषुवतीय धारा के साथ। नेक्स्ट है 41 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश सतह पर अधिकतम सूर्यताप प्राप्त करता है? तो ये आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का सही संकेतक है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्द्र भूमि में पक्षियों का घनत्व जो है वो आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य का सही संकेत करता है। नेक्स्ट आइए 43 में, 43 में बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से किन सूक्ष्मजीवों का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, वायरस, सभी में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। नेक्स्ट आइए 44 में निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व में उष्णकटिबंधीय से लेकर उपोष्ण शीतोष्ण टुंड्रा जलवायु पाई जाती है? तो ये सही हो जाएगा 44 का ऑप्शन ए, दिहांग दिवांग, जो कि दिहांग दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय, निकोबार द्वीप समूह, भारत में कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। पूर्वी घाट नहीं होता है, जबकि पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, पूर्वी घाट नहीं होता है। ठीक है, इसके जगह पे पश्चिमी घाट होता है, याद रखिएगा। 46 नंबर में आइए, समुद्र में पाए जाने वाले शैवालों में से किस शैवाल के सर्वाधिक गहरे जल क्षेत्रों में पाए जाने की संभावना होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल शैवाल का। नेक्स्ट आइए 47 में, बृहत एकीकृत सिद्धांत यानी कि ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी किससे संबंधित है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर गुरुत्वाकर्षण मूलभूत बलों का एकीकरण से। 48 में ये किसी अंधेरे कमरे में लाल प्रकाश से प्रदीप्त हरी वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा काला, सॉरी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनिया यानी कि जर्मेनियम। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में निम्नलिखित में से किससे लोहा प्राप्त किया जाता है? तो 50 का आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हेमेटाइट से लोहा, मोनोजाइट रेट से थोरियम और पिंच ब्लेंड से यूरेनियम। नेक्स्ट है 51 नंबर में, बुरा साबुन लगाने पर सफ़ेद कपड़े पर सब्जी का दाग लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, यह क्या इंगित करता है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए, साबुन की क्षारीय प्रकृति। नेक्स्ट आइए 52 में, बुरा निम्नलिखित में से किस कुल के पुष्पों का पुंकेसर अपने परागकोश तथा अपने पंखुड़ियों के साथ परस्पर संलयित हो जाते हैं? तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यूफोरबिएसी। 53 में आइए, बुरा रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं। रोगजनक जीवाणु क्या स्रावित करते हैं? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीजन। नेक्स्ट आइए 54 में, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में गांठें होती हैं? तो 54 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दलहन पादप में गांठें होती हैं। ठीक है, और यह इसकी गांठों में जो वृद्धि होती है वो नाइट्रोजन के साथ स्थिरीकरण जीवाणुओं के कारण होती है। नेक्स्ट आइए 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित यानी कि वायरस जनित रोग है। तो 55 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य जुकाम। ठीक है, जो कि रीनो वायरस से होती है। नेक्स्ट आइए 56 में,
निम्नलिखित में से किसे वायसराय की कार्यपालिका परिषद का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन डी जो है इसका सही है। ठीक है। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था और इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें बनाया गया था और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। याद कीजिएगा, विधि सदस्य। नेक्स्ट आइए 57 में, बोला राष्ट्रपति किसके माध्यम से अधिशासी शक्ति का प्रयोग करता है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 58 में बोल रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो पहली बार कब हुई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। नेक्स्ट आइए 59 में बोल रहा है 59 में बोल रहा है कि लोक अदालतों के विषय में क्या सही नहीं है? तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यह केवल न्यायिक अधिकारियों से मिलकर निर्मित होता है। ये जो है ये सही नहीं है, केवल ये सही नहीं है। एक हो सकता है कि सही है लेकिन इसमें से है केवल न्यायिक अधिकारियों से, यहाँ पे जो बोल रहा है ये सही नहीं है। ठीक है। बाकी की देखिए, इसके निर्णय अंतिम में विवाद के पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, सही है। इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान की गई है, सही है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी सदस्य बन सकते हैं, सही है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन 1968 में, चौथे लोकसभा कार्यकाल में। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने, और ये जो किया है 2010 में। नेक्स्ट आइए 62 में, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट आइए 63 में, बुरा आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। तो ये तीन चीज़ जो है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि जो है, इसके माध्यम से ये दर्शाया जाता है आर्थिक विकास। नेक्स्ट है ये, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चाय का। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, 65 नंबर बोल रहा है भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 65 के यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 66 में, बोला दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता को बनाए रखने का प्रस्ताव होता है? तो 66 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष करों की दरों को। 67 में आइए, बोला निम्नलिखित में से क्या सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में शामिल नहीं है? तो 67 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक दबाव। ठीक है, यह परिणात्मक उधार नियंत्रण नहीं है, यह जो है ये आपका चयनात्मक साक्ष्य नियंत्रण विधि है। 68 में आइए, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाओं का निर्यात। 69 में आइए, 69 में बोला निम्नलिखित में से विश्व बैंक की किस एजेंसी का भारत सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, बोला सार्वजनिक निधि का संरक्षक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका कि वर्णन 148 अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट आइए 71 में, 71 में बोल रहा है कि बिहार में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये 3 कठिया आंदोलन से, 3 कठिया विधि से, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो था किसानों को उस पर नील की खेती करना पड़ता था ज़बरदस्ती। नेक्स्ट आइए 72 में, बोध गया में गौतम बुद्ध से संबंधित बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो याद रखिएगा, षष्ठम यानी कि 6वें पीढ़ी का है। नेक्स्ट आइए 73 में, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप, अगर विश्व शांति स्तूप बोलेगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वैशाली में। नेक्स्ट आइए 74 में, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है?
तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन डी, संग्रहालय के कारण। जो नौ नालंदा महाविहार है वहाँ पे एक संग्रहालय बनाया गया था, जिसके कारण कि ये विख्यात है, बनाया गया है, सॉरी। 75 में ये विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लिच्छवियों के द्वारा। नेक्स्ट आइए 76 में निम्नलिखित में से कौन सी बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, गंडक परियोजना। इसमें बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, जिसमें नेपाल भी सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट आइए 77 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये 30 अप्रैल 1908 को किया गया था, ऑप्शन ए। और यहाँ पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा ये प्रयास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए 78 में 78 बोरा के निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रभावती देवी थी? तो प्रभावती देवी कौन थी? तो ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 79 में बिहार में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? ठीक है, तो ये जो त्याग पत्र दिए थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी कि 1942 इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर में आइए, बोल रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। इनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट आइए 81 में, बोल रहा है भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संविधान को लागू करने के लिए आग्रह करता है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। 1987 में भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता हुआ था, जिसमें श्रीलंका ने कहा था कि वो 13वें संविधान संशोधन को लागू करेगा, जिसमें कि अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। 82 में आइए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल पर G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के प्रतिनिधियों को भ्रमण के लिए ले जाने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धौलावीरा गुजरात, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 83 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका हाल ही में 2024 तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये पूर्व कर्नाटक के उच्च मुख्य न्यायाधीश रहे पूर्व। 84 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैश्विक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट आइए 85 में धरोई आर्द्रभूमि, जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो 85 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 86 में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में, ठीक है। और महाराष्ट्र में भी अगर कहाँ, तो विदर्भ में ये जो है ये वानी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आइए 87 में, बुरा निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस बनाने एवं $100 मिलियन के निवेश का प्रस्ताव दिया है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। और बिग कैट अलायंस में कौन कौन से जानवर आ जाएंगे? तो यहाँ पे जो आ जाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें आपके आ जाएंगे बाघ, शेर, चीता। 88 में आइए, 88 में बोल रहा है कि सल्हो-तुआनुओ क्रूज ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनकर इतिहास रचा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड की ये पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। नेक्स्ट है 89 में ट्रोपेक्स 2023 किस देश द्वारा आयोजित एक प्रमुख ऑपरेशनल लेवल अभ्यास है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के द्वारा, ठीक है। और भारत के द्वारा एक कौन सा अभ्यास है? तो ये नौसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है, जो हाल ही में खबरों में है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 102। नेक्स्ट आइए 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं। तो मैथ्स के जो है मैं यहाँ पे केवल आंसर बताते जाऊँगा, आप लोग उसका आंसर जो है खुद से बना करके मैच कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे। 91 में आइए, इसका जो बोल रहा है 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44।
92 का जो है मैथ्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 508.20 रुपये। 93 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72,000 रुपये। 94 में आइए, 94 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा 110 रुपये। 95 में आइए, 95 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 527 रुपये। 96 में आइए, 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 65.94 रुपये। और 97 का जो आइए, 97 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8320 रुपये। 98 आइए, 98 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27.50 रुपये। 99 में आइए, 99 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आइए, 100 नंबर इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 35 घंटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेंगे कि बीपीएससी में जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैंने जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन का ही मैंने ये सेट करवाया, क्योंकि इसमें जो थे 100 ही क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। तो आई होप कि ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। इसका पहला पार्ट भी मैंने डाल दिया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जल्द से जाके उस टेस्ट को भी देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रहा है। 69 बीपीएससी के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।